दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपने हमारे कहने के अनुसार ही एचएसएससी के एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी और तैयारी आपको करना पड़ेगा। साथियों, आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने के लिए हमने हरियाणा जी के प्रीवियस एग्जाम सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम 2016 से लेकर और 2021 तक जितने भी एचएसएससी के एग्जाम हुए हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर लिए हैं और उनके अंदर जो हरियाणा जी के पूछी गई थी वो सभी प्रश्न हम करवा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न हरियाणा के आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। जो भी टॉपिक से संबंधित आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने हरियाणा जी के अच्छे तरीके से पूरी कवर कर रखी है। आप कास्ट क्लासेस के ऊपर जुड़े और बेहतरीन तरीके से हरियाणा जी के सीखें। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक देखने के बाद में बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। हालांकि प्रैक्टिस सेट में कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आसान और कठिन उनका कोई हमें मतलब नहीं। हम आपको सिर्फ बेहतरीन बनाना चाहते हैं और हम आपका बेहतरीन प्रयास करवाना चाहते हैं। एक प्रश्न से और प्रश्न आपको कैसे निकालने हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे आपको, और एक प्रश्न से ही और प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी सिखाएंगे। सबसे अलग, सबसे बेहतरीन और सबसे जहर हरियाणा जी के हम आपको यहां पढ़ाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जो साक्षरता है, सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट है वो कौन से जिले की है? साक्षरता दर में सबसे उच्च कौन सा जिला है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से जिले की है? गुरुग्राम की। हरियाणा में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर कौन से जिले की है? रेवाड़ी की। और हरियाणा में सबसे कम पुरुष साक्षरता, हरियाणा में सबसे कम महिला साक्षरता, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। हरियाणा में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कौन से जिले के अंदर है? तो आप बता देना, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता गुरुग्राम की है। तो साक्षरता दर में सबसे उच्च गुरुग्राम है, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, ये बहुत हरियाणा सरकार को 60% टैक्स अकेला गुरुग्राम पे करता है और जितना भी 40% टैक्स बच गया वो सारे डिस्ट्रिक्ट पे करते हैं। साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं गुरुग्राम को। किसको? गुरुग्राम को जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? इनमें से कौन सी फैक्ट्री फरीदाबाद में है या फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबड़ टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या सभी? तो आप बताएंगे सभी। रबड़ टायर भी बनते हैं फरीदाबाद में। गुडियर टायर कंपनी है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन फरीदाबाद के अंदर होता है। रेफ्रिजरेटर का भी उत्पादन कहां होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर या देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहां बनते हैं? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा जेसीबी कहां बनती है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर ही बनती है। हरियाणा या भारत में सबसे ज्यादा मेहंदी का निर्यात कहां से होता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद से। शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम पर शाहजहां के शासनकाल के दौरान कौन सा नगर बसाया गया था? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी और उनके सपनों का शहर फरीदाबाद है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है। हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। जनसंख्या में सबसे बड़ा फरीदाबाद और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बता देना फरीदाबाद। बहुत अच्छे। हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल अच्छी मानी जाती है? हरियाणा के अंदर मुर्रा भैंस की नस्ल है, ये अच्छी मानी जाती है। और मुर्रा भैंस की नस्ल को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? काला सोना। मुर्रा भैंस की जो नस्ल है इसको हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं। और ये मुर्रा भैंस की नस्ल सुधारने में, हरियाणा के अंदर जो मुर्रा भैंस मिलती है उसकी नस्ल सुधारने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? हरियाणा में जो मुर्रा भैंस है उसकी नस्ल सुधारने में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो आप बताएंगे ब्राजील। ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और इसी ब्राजील के अंदर एक नगर है रियो डी जनेरियो, और उस रियो डी जनेरियो में ओलंपिक हुआ था 2016 में, जहां पर जीत कर आई थी साक्षी मलिक। और एग्जाम में बहुत
बार पूछा जाता है कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 के अंदर साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा, जो कुश्ती से संबंधित है साक्षी मलिक। तो मुर्रा भैंस की जो नस्ल है, इसको हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? काला सोना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मुर्रा भैंस की नस्ल सुधारने में कौन सा देश हरियाणा की मदद करेगा? तो आप बताएंगे ब्राजील। बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? हरियाणा के राजकीय खेल की बात करें तो हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो आप बताएंगे कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप बताएंगे काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण, ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है। और हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे पंजाबी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस नगर में हुआ था? अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो कल्पना चावला है उसका जन्म कहां हुआ था? करनाल में। कब हुआ था? 1961 के अंदर। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ, 1961 में हुआ। और उसी 1961 के अंदर करनाल के कुंजपुरा में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला था। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां खोला गया था? कुंजपुरा, करनाल में। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। 2008 में 2008 में ही पलवल बना था। 2008 में ही पंचकुला आईटी पार्क बना था। 2008 में ही हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था। 2008 में ही दीनबंधु सर छोटूराम जो तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है यमुनानगर में, वो बना था। 2008 में ही महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र बना था खानपुर झज्जर के अंदर 1320 मेगावाट से। और 2008 में ही नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी। और 2008 में ही भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज बना था। कहां? तो आप बताएंगे रोहतक में। और 2008 में ही बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आया था विजेंद्र सिंह बॉक्सर, जिसका संबंध भिवानी से है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म होता है करनाल में। और कब हुआ था दोस्तों? तो आप बताएंगे 1961 में उनका जन्म हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हरियाणा जो साहित्य अकादमी है, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहां है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ ऑप्शन में ना आए तो आप बताएंगे पंचकुला। लेकिन हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है उसका नाम है हरिगंधा। हरिगंधा ये हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे हरिगंधा। बहुत अच्छे तरीके से। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? कहने का मतलब तराइन की जो पहली लड़ाई थी, आप सभी को मालूम है, पूरी क्लास को मालूम होगा कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 के अंदर हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। ये लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य हुई थी? मोहम्मद गोरी के मध्य। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य हुई थी? तो आप बताएंगे मोहम्मद गोरी के मध्य। लेकिन तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। और इस युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। इस पृथ्वीराज चौहान की आत्मकथा या पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। और वो पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। वो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंदर था, दरबारी कवि था। और वो चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से था। और हरियाणा में सबसे ज्यादा लोहे के पाइप कहां पर बनते हैं, लोहे की नलकियां कहां पर बनती है? तो आप बताएंगे हिसार में। और ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में था। बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 के अंदर हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरी लड़ाई में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था अगले ही साल 1192 के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तोलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राव तुलाराम, जिसकी याद में 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं।
हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं, किसकी याद में? तो आप बताएंगे राव तुलाराम की याद में। लेकिन उस राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ कहां से युद्ध किया था, मतलब कौन से क्षेत्र से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो आप बताएंगे नारनौल और रेवाड़ी से। राव तुलाराम ने जो प्रमुख रूप से नेतृत्व किया था वो अहिरवाल का किया था, दक्षिण बेल्ट का, हरियाणा की जो दक्षिण बेल्ट है उसका, जिसमें विशेष रूप से रेवाड़ी और नारनौल का। राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ में युद्ध भी हुआ था। राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ में युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर गांव नारनौल में युद्ध हुआ था। और देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब उसी नसीबपुर के गांव के पास में बन रहा है, नारनौल के पास में ही। ठीक है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। ये पूछ रहा है कि जो बुजनी जो आभूषण होता है, बुजनी, ये आभूषण कहां धारण किया जाता है? तो आप बताएंगे कानों में। बुजनी जो आभूषण होता है वो कानों के अंदर धारण किया जाता है। बहुत अच्छे। सोहनानगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहनानगर गर्म पानी के, एक बार ऑप्शन सुन लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। तो आप याद रखिएगा, सोहनानगर है, सोहनानगर वो गर्म पानी के चश्मे के लिए या गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि वो पानी सल्फर युक्त है और उस पानी में जो स्नान कर लेता है वहां उस व्यक्ति का चर्म रोग दूर होता है। उस पानी में जिस व्यक्ति ने स्नान किया तो उसका चर्म रोग दूर हुआ। गर्म पानी का चश्मा के लिए सोहनानगर प्रसिद्ध है। लेकिन इसी सोहना के पास में हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो 3000 एकड़ में फैली है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा झील। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा झील जो 3000 एकड़ में फैली है, वो कहां है? तो आप बताएंगे सोहना के अंदर है। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है 1976 के अंदर जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, और उसी समय 1976 में चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई को कहां नजरबंद किया गया था? तो आप बताएंगे सोहना में। लेकिन इसी सोहना के अंदर एक पुरानी कारों की रैली भी होती है। सोहना पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी? तो सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1964 में सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली की शुरुआत हुई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका कि सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी? 1964 में। साथियों, दोस्तों, क्रांतिकारी स्टूडेंटों, वीडियो को शेयर करते रहे, साथ के साथ में वीडियो को शेयर करें। यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो साथ के साथ में शेयर करिए। ये आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन? तो आप बताएंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्ष की जीवनी लिखी थी। हर्ष की जीवनी जिसका नाम है हर्षचरित्र, और वो हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो आप बता देना बाणभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक लिखी थी। किसने? बाणभट्ट ने। तो ये याद रखना है, हर्ष की जीवनी, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी और हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, और वो हर्षवर्धन जो 606 से लेकर 647 तक रहा था। यदि आपने हमारी कुरुक्षेत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सभी डिस्ट्रिक्टों की वीडियो एक से एक बेहतरीन तरीके से करवा रखी है। आपका दिल खुश हो जाएगा वीडियो देखकर। सभी पर्सन क्लियर हो जाएंगे आपके दिल और दिमाग के। हालांकि अभी भी आपके दिमाग के कुछ पुर्जे हैं, थोड़े से टाइट हुए होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा पहली बार पढ़ रहे हैं। तो लगातार आप 10-12 दिन पढ़ेंगे तो आप बखेर देंगे हरियाणा जीके को 10-12 दिन में, और लगातार हमारे साथ में जुड़े रहे तो पेपर को भी बखेर दोगे। ऐसा तो मत कर देना पेपर वगैरह को फाड़ देगा भी, है ना, ऐसा नहीं करना है। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध जो भारतीय शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे हिसार में। पंडित जसराज जो प्रसिद्ध भारतीय गायक है पंडित जसराज, जिसे स्वर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, वो पंडित जसराज जिसका जन्म हुआ ही कब था? तो उसका जन्म उसी समय हुआ था दोस्तों जब चौधरी भजनलाल का जन्म हुआ था। चौधरी भजनलाल का जन्म 1930 में हुआ था, और उसी समय जसराज, पंडित जसराज का जन्म हुआ था। याद रखना आपने बहुत अच्छे तरीके से। 20 जनवरी 1930 में हिसार में जन्म हुआ था। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार भी मिले। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य राज्य के किस जिले के अंदर है?
सरस्वती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर पड़ता है। यदि आपसे दो डिस्ट्रिक्ट पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से जिले की सीमा के ऊपर स्थित है, तो आप कैथल और कुरुक्षेत्र चुनेंगे। लेकिन ये पूछ ले कि सरस्वती जो संरक्षण रिजर्व है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कहां है, तो आप बता देना कैथल के अंदर। एक एक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कैथल में जो 29 जुलाई 1988 में बना था। लेकिन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका दूसरा नाम क्या है, तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सोनसर जंगल के नाम से। सोनसर जंगल के नाम से इसे जाना जाता है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सोनसर जंगल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? सोनसर जंगल के नाम से। बहुत अच्छे तरीके से पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देना सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर जंगल के नाम से। किस नाम से? सोनसर जंगल के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, सोनसर जंगल के नाम से जानते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा है, ये आपने याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं आपके आगे कि IIM कहां है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2009 में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009 कहां है, तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर है। हरियाणा की राजनीति की राजधानी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे रोहतक को। हरियाणा में कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे पानीपत को। और हरियाणा की छोटी राजधानी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पंचकुला को। और हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गुरुग्राम को। और हरियाणा की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना चंडीगढ़ को। किसे? चंडीगढ़ को। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? नवग्रह कुंड जो है, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कैथल को। और नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के हाथ। नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों। और इसी नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कैथल को। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। हरियाणा की बड़ी काशी या हरियाणा की काशी भिवानी। और हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कैथल को कहते हैं। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली थी? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली थी, तो गुरुग्राम में। 2010 की बात है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद में पहली महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो आप बताएंगे संतोष यादव। संतोष यादव जिसका जन्म 1969 के अंदर हुआ था। कपिल देव जिसका जन्म चंडीगढ़ के अंदर 1959 के अंदर हुआ था। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर 1959 के अंदर ही बना था। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत 1959 के अंदर हुई थी। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है, संतोष यादव जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वो संतोष यादव जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसका जन्म रेवाड़ी के अंदर हुआ था। अब वो ITBP में बड़े अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। और ये संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को 1992 में और 1993 के अंदर फतेह किया था। एक ही दिन की घटना है, लगभग 10 मई की घटना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनर मजाक के तौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 1 नवंबर 1966। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव, बाबा रामदेव के गुरु थे आचार्य बलदेव। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए, हमें भी कुछ मिल जाए। तो साथियों, आप लगातार हमारे साथ में बने रहें। क्रांतिकारी स्टूडेंटों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से, एकदम जहर तरीके से हरियाणा जी के पढ़ेंगे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था? आपने नाम सुना होगा मराठों का और अहमद शाह अब्दाली। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हरियाणा के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की जो थर्ड लड़ाई है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, वो कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1761 में। और ये लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो आप बताएंगे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति वो व्यक्ति था जिसने कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति वो व्यक्ति था जिसने कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे पुष्यभूति ने बनवाया था। लेकिन उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन हुआ करता था? तो आप बताएंगे इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची था। और यह लड़ाई, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, ये याद रखिएगा। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले, पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में कहां युद्ध कर चुके थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में युद्ध कर चुके थे फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के अंदर जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1754 में। 1754 में अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में युद्ध कर चुके थे फरीदाबाद में। लेकिन अहमद शाह अब्दाली और मराठे फिर से युद्ध किया उन्होंने 1761 में, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना गया। 1754 के अंदर दोस्तों हम 200 साल जोड़ दें तो आप बताएंगे 1954। और 1954 के अंदर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था। मनोहर लाल खट्टर का जन्म कहां हुआ था? तो आप बताएंगे निदाना खास गांव रोहतक के अंदर इसका जन्म हुआ था 1954 में। 1954 के अंदर ही भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण की शुरुआत हुई थी। यह भी पॉइंट आपने याद रखना है। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर 200 साल जोड़ दे तो आप बताएंगे 1961। 1761 के अंदर 200 साल ऐड कर दिया 1961। हरियाणा की जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है उसका जन्म हुआ था करनाल में 1961 में। 1961 के अंदर ही हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के अंदर खुला था। 1961 के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में ही विश्व का प्रथम व्यक्ति जिसका नाम यूरी गागरिन था जो अंतरिक्ष में स्पेस में गया था। और 1961 में ही गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ 1961 में दोस्तों, लेकिन गोवा स्टेट बना था 1987 में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी 1987 में। चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था 1987 में। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी के अंदर बना था 1987 में। दीनबंधु सर छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में बना था 1987 में। और इसी के साथ में आपने याद रखना है श्री कृष्ण म्यूजियम, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर कब बना था? तो आप बता देना 1987 में। अब की बार एकदम जहर तरीके से हरियाणा जीके की तैयारी करनी है आपने, एकदम बेहतरीन तरीके से। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए नौकरी का, और अब की बार आप नौकरी लग कर रहेंगे किसी भी हालत में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी हालत हो, लेकिन आपने तैयारी नहीं छोड़नी। नौकरी लगना है तो लगना है, और एक ऐसा जुनून पालिएगा 1-1.5 मंथ का कि आप पढ़ें, दिन रात एक कर दें, और दिन रात एक करेंगे ना तो सफलता आपके कदम चूमेगी, अवश्य ही चूमेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए, हरियाणा के किस जिले में सरसों सर्वाधिक होती है? आपसे पूछ रहा है कि सरसों है ये कौन सी ऋतु की फसल है? तो आप बताएंगे वैसे तो शीत ऋतु की, सर्दियों के दिनों में बोई जाती है। लेकिन यदि फसलों को हमने 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है, एक जायद फसल, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, तो सरसों है ये रबी की फसल है। रबी की फसल एक्चुअल में क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। सरसों जो है ये तिलहन फसल के तहत सरसों का उत्पादन किया जाता है। तिलहन के तहत
सरसों का उत्पादन किया जाता है। सरसों का भी बताएंगे। सरसों हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होती है? सरसों हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होती है? तो महेंद्रगढ़। लेकिन अब यहां पर एक डाउट उठता है साथियों कि यदि महेंद्रगढ़ ऑप्शन में आए ही नहीं तो क्या करेंगे? भाई सरसों हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां होता है? आप तुरंत चुनेंगे महेंद्रगढ़। लेकिन हम आपके सामने एक चुनौती पेश कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ ऑप्शन में आए ही नहीं तो आपने भिवानी चुनना है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? तो आप बताएंगे भिवानी में। लेकिन भिवानी ऑप्शन में आए ही नहीं तो आप बाजरे के अंदर सेकंड ऑप्शन महेंद्रगढ़ को चुनेंगे। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है और कानोड़ का किला बलबन ने बनवाया था। और बलबन गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और मोहम्मद गोरी तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192 के अंदर जीता था और 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान से हारा था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से है। हिसार जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था, 1354 में बसाया था। 1354 के अंदर 400 साल जोड़ दे 1754 में अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में युद्ध कर चुके थे फरीदाबाद के अंदर, जिसे फरीदाबाद के युद्ध के नाम से जाना गया था। एकदम जहर तरीके से पढ़ाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो हम बता चुके हैं, कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे भाई। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, हरियाणा के अंदर सबसे कम जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर उस जिले की है जिस जिले का लिंगानुपात उच्च बताया जाता है। सेक्स रेशियो जिस जिले का उच्च है, सेक्स रेशियो में उच्च स्थान रखता है मेवात। लेकिन याद रखिएगा, सबसे कम साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई वाले है, वो मेवात के अंदर है। सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पढ़े लिखे? रेवाड़ी के। सबसे ज्यादा महिला कहां की पढ़ी लिखी? गुरुग्राम की। ओवरऑल साक्षरता दर में प्रथम कौन सा? गुरुग्राम। सेकंड कौन सा ओवरऑल साक्षरता में? पंचकुला। ओवरऑल साक्षरता में थर्ड अंबाला और ओवरऑल साक्षरता में फोर्थ फरीदाबाद। लेकिन ओवरऑल साक्षरता, महिला साक्षरता एंड पुरुष साक्षरता, तीनों में सबसे कम कौन सा है? तो आप मेवात को चुनेंगे। मेवात जिसका नाम नुहू हो गया, मेवात जिसका पुराना नाम सत्यमेव पुरम था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? जब हरियाणा का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1966 के अंदर, उस समय कितने जिले हुआ करते थे? 7 जिले। ये इस प्रकार के एचएसएससी वाला आपसे मजाक के तौर पर प्रश्न पूछेगा। ये मजाक ही एक तरीके से एचएसएससी वाला मजाक करेगा और ये मजाक सभी का ठीक होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा के अंदर कितने जिले हुआ करते थे? तो आप बताएंगे उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। लेकिन उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था? तो सबसे बड़ा जिला तो हिसार था 1 नवंबर 1966 में। और सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था? जींद हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना उस समय कौन सा नया जिला बना? तो आप बताएंगे जींद उस समय नया जिला बना था। 6 जिले ऑलरेडी पहले थे। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो इन्हीं के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट और बना जिसका नाम क्या था? जींद हुआ करता था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? अब निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उसमें वो एक राज्यपाल का नाम डालेगा। 3 मुख्यमंत्री डालेगा ऑप्शन में और एक राज्यपाल लिखेगा। तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, आपने राज्यपाल चुनना है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा, तो 3 तो राज्यपाल डालेगा, 1 मुख्यमंत्री डालेगा। तो आपने मुख्यमंत्री को चुनना है क्योंकि वो राज्यपाल नहीं रहा था। तो ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? जीडी तपासे, बनारसी दास गुप्ता, राव बीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा। तो जीडी तपासे हरियाणा के राज्यपाल थे, ना कि मुख्यमंत्री। बहुत अच्छे। चलिए भाई, बहुत एकदम मजा आएगा। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य राज्य के किस जिले के अंदर पड़ता है? आपने नाम सुना होगा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। आज उसके बारे में बताएंगे। वो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताई जाती है। हरियाणा की जो सबसे सुंदर झील है, हरियाणा की सबसे सुंदर झील किसे बताया जाता है? सबसे सुंदर झील के जिक्र करें कि हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो आप प्यारे दोस्तों आप बता देना भिंडावास।
ये। और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। और झज्जर कब बना था? तो आप बता देना 1997 में। और इसी के साथ में फतेहाबाद बना था। फतेहाबाद किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। और फिरोज तुगलक ने कब बसाया था? 1352 में। और 1352 जिसमें 600 साल जोड़ दे तो आप बताएंगे 1952। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव रखी गई थी 1952 में। याद रखना। अरे याद रखोगे नहीं। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव रखी गई थी 1952 में। चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। और याद रखिएगा, अरे याद रखिएगा, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना था 1952 में। लेकिन भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर? एग्जामिनर तो ये पूछ रहा है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर के अंदर है। और ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बताएंगे 2009 के अंदर। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? रेवाड़ी में। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे संवेदनशील कब घोषित किया गया था? 2009 के अंदर। और बीजिंग ओलंपिक में जीतकर आया था 2008 में विजेंदर सिंह बीजिंग ओलंपिक में जीतकर आया था मुक्केबाजी के अंदर। उस विजेंदर सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था? 2009 के अंदर। और इसी के साथ में 2009 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आपने याद रखना है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान कब बना था? तो आप बताएंगे 2009 के अंदर बना था। बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपने याद रखना है। रोहतक के अंदर है IIM, ये याद रखना। हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद के अंदर यदि आपसे पूछता है कि फरीदाबाद के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे यमुना नदी। हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती। ये यमुना नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 बहती है, लेकिन हरियाणा के 6 जिलों से सीमा रेखा बनाती है यमुना नदी। बहुत अच्छे। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित किया गया था? हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां बना था? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर पहला आकाशवाणी केंद्र बना था। और ये रोहतक के अंदर पहला आकाशवाणी केंद्र कब बना था? तो आप बताएंगे 1976 में। MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां है? रोहतक में। कब बनी थी? 1976 में। महेंद्रगढ़ के अंदर पहली बार जवाहरलाल नेहरू नहर में पानी कब आया था? 1976 में। SYL के पानी को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन, सतलुज यमुना लिंक नहर SYL के पानी को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन कब जारी किया था? तो आप बताएंगे हरियाणा और पंजाब के मध्य 1976 में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज कहां स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बैफेलोज कहां है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे हिसार में। और भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? 1985 में। और अश्व अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे हिसार में। कब बना था? तो आप बताएंगे 1986 के अंदर वो अश्व अनुसंधान केंद्र बना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो करनाल में बता देना 1955 में। राष्ट्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान पूछे तो करनाल में 1978 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो पूछे तो करनाल में आप बता देना 1985 के अंदर। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहां है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। कब बनी थी? 1988 के अंदर। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां है? करनाल में। कब बना था? 1969 के अंदर। गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? हरियाणा के अंदर एक नीम का पेड़ था कैथल के अंदर, और उसी नीम के पेड़ के नीचे सिक्कों के गुरु बैठे थे, और उसी नीम के पास में आज गुरुद्वारा नीम साहिब बना दिया गया। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल के डोगरा गेट के पास पड़ता है। नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल में। और गुरुद्वारों के शहर के नाम से भी किसे जाना जाता है? कैथल। और कैथल का जो डोगरा गेट है, उसी डोगरा गेट के पास में पड़ता है कौन सा गुरुद्वारा? नीम साहिब गुरुद्वारा। बहुत अच्छे। यदि साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है क्रांतिकारी स्टूडेंटों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। यदि आप हमारा भी भला चाहते हैं तो अवश्य होगा। तो आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ है? पांडु पिंडारा, ये पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर एक पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है।
पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल, पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है वो हरियाणा में कहां है? तो आप बताएंगे पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल जींद के अंदर पड़ता है। यहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान दिया था। यहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान दिया था, और वो भी सोमवती अमावस्या के दिन। लेकिन उस समय सोमवती अमावस्या 12 साल के बाद आई थी, तो पांडवों ने 12 साल तक इंतजार किया था और उसके बाद में यहां पर पिंडदान दिया था। ठीक है, आजकल 12 साल क्या 12 दिन का इंतजार नहीं होता, करना है तो करना है। और आप भी इंतजार मत करना, 1 मंथ का वक्त बचा हुआ है, इंतजार में ही गुजर जाएगा मंथ, ध्यान रखना। तो आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, आज नहीं अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें। टाइम टेबल बनाने, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़े, आपको कोई भी ताकत है वो नहीं रोक सकते अब की बार सिलेक्शन से। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में पलवल को किस वर्ष जिले का दर्जा मिला था? पलवल जिला कब बना था? तो आप बताएंगे 2008 में। पलवल जिला कब बना था? 2008 में। अंतिम जिला बना है चरखी दादरी, उससे पहले जिला बना पलवल 2008 में। हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2008 में। पंचकुला आईटी पार्क बना था 2008 में। ये क्लर्क के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था कि पंचकुला आईटी पार्क कब बना, तो आप बताएंगे 2008 के अंदर बना था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आप बताएंगे बैडमिंटन से। साइना नेहवाल कहां से है? तो आप बताएंगे हिसार से है। और उत्तर भारत की सटिल सिटी, मैग्नेट सिटी, लोह नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हिसार को जानते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का जिसने डिजाइन बनाया था उस व्यक्ति का नाम था ली कार्बूजियर या ली कार्बूजियर, एक ही बात है। लेकिन वो कौन से देश का निवासी था? फ्रांस का। फ्रांस, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस कौन से नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे सीन नदी के ऊपर स्थित है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज इतना ही करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।